हेलो दोस्तों, वेलकम टू जो पक्की शुभम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में समझाऊंगा कि कैसे उसको फॉलो करना है। मैं आपको डेली टारगेट्स दूंगा 75 दिन तक। बिल्कुल फ्री रहेंगे, बहुत ही इफेक्टिव रहेंगे, ठीक है। बाकी मैं आपको अभी समझाता हूँ कि इसमें क्या क्या होगा। इसी के साथ मैं यहाँ पे ये भी समझाऊंगा, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको सिर्फ डायरेक्शन चाहिए, बाकी खुद से प्रिपरेशन करना चाहता है, यानी कि एक स्ट्रैटेजी हो या राइट डायरेक्शन हो, जिसके बाद वो खुद से अपने डेली रूटीन या डेली टास्क सेट करेगा और कंप्लीट करेगा। तो वो भी मैं इस वीडियो में समझाऊंगा। इसके अलावा आपने नोटिफिकेशन में देख ही लिया है कि भाई नया पैटर्न क्या है। नया पैटर्न में कुछ नहीं है, सिर्फ 15 मिनट का सेक्शनल टाइमर आ गया है। क्वेश्चंस पैटर्न हर एक चीज़ वही है, बस यहाँ पे 15 मिनट ईच सेक्शन। 15 मिनट का मतलब ये हो गया कि सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको मैथ में आने वाली है। आपने CPO 2025 का एग्जाम भी देखा होगा। CPO 2025 में जो क्वेश्चंस का लेवल था इतना हार्ड नहीं था, अगर 2024 तक जो भी CPO के क्वेश्चन आते थे उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो। क्योंकि 2024 में जो क्वेश्चन थे, जैसे कि किसी भी टॉपिक से ले लो, चाहे मेंसुरेशन से ले लो, परसेंटेज से ले लो, लेंथी लेंथी क्वेश्चन भी आते थे, लेकिन 2025 में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आए। यानी डुएबल क्वेश्चन थे, आप 30 मिनट में वो 50 क्वेश्चन कर सकते थे। सेम इसी तरीके से जो CGL का एग्ज़ाम होगा, वहाँ पे भी 25 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आप कर सकते हो। एक दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन हमेशा आपको हार्ड मिलने ही है, या थोड़े अच्छे लेवल के मिलने हैं, या किसी शिफ्ट में थोड़ा हार्ड हो जाएगा, या कोई शिफ्ट नॉर्मल हो जाएगी। तो इसलिए आपको तैयारी करनी है। आपको नहीं पता कि कौन सी शिफ्ट आपके में आ जाए, आपका लक कैसा है, आपका एग्ज़ाम हार्ड आ जाए या क्या आ जाए। इसी के लिए हमें प्रैक्टिस करनी है। तो अभी मैं समझाता हूँ कैसे कैसे करना है। इंग्लिश में 25 क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे, लेकिन फिर भी दिक्कत आएगी। दिक्कत इसलिए आएगी, पहले एक्टिव वॉइस या नरेशन के जो क्वेश्चन होते थे, हम डायरेक्ट हेड देखते थे, तो ऑप्शन में देखते थे हेड बीन कहाँ है या वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ है। लेकिन इस बार बहुत ही डिफिकल्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए कौन से चैनल फॉलो करने हैं स्पेशली वो भी बताऊँगा। और नए टॉपिक भी है, फ्रेज, क्लोज, सेंटेंस के स्ट्रक्चर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं भी पढ़नी है। और पैसेज भी लेंथी, तो उनकी भी आपको रीडिंग करनी है, रीडिंग हैबिट होनी चाहिए। तो लेंथी लेंथी पैसेज कैसे करने हैं वो हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ मैं आपको ये आइडिया दे रहा हूँ, या एक एक तरीके से कह सकते हैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि किस किस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है। सेम इसी तरीके से जीके में देखें तो जीके में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने ही है, क्योंकि 15 मिनट आपको 25 क्वेश्चन के लिए दी जा रही है। तो स्टेटमेंट बेस्ड का मतलब ये है कि आप अगर निट्टो सीरीज करोगे ना परमार सर की, तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड समझ में आएंगे, किस तरीके से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से आपका स्कोर बढ़ सकता है। तुक्का नहीं मारना, एक ऑप्शन एलिमिनेशन या एक गैस वर्क कह सकते हैं, उससे आपका स्कोर बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में कुछ नहीं करना। रीजनिंग में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करके सिर्फ स्पीड मेंटेन करनी है, स्पीड और एक्यूरेसी। रीजनिंग में बस यही करना है। सेम इसी तरीके से मैथ और रीजनिंग में प्रैक्टिस ही करनी है। बाकी अब देखते हैं हम करना कैसे है। देखो, लास्ट के जो 75 डेज है, यानी 75 दिन, 75 दिन में से आपको टारगेट रखना है कि 60 दिन में सब कुछ कवर कर लूंगा मैं। ऐसे नहीं कि 75 दिन है तो 75 दिन के ही टारगेट बनाने हैं, नहीं। 60 दिन के टारगेट बनाने हैं, क्योंकि 15 दिन तो बीच में एक दो दो खराब होते होते ऐसे ही चला जाएगा, ठीक है। अप डाउन होता रहता है। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कि 60 दिन में ये कंप्लीट करूँगा तो बिल्कुल 60 दिन में ही एग्जैक्ट कंप्लीट होंगे। ऊपर नीचे चलते रहेंगे। तो बैकअप डे भी रखने हैं आपको संडे में। इस तरीके से 60 दिन माइंड में रखने हैं कि 60 दिन में सब कुछ कवर करूँगा, बाकी बचा हुआ मेरा 15 दिन का रिविजन रहेगा। तो करना क्या है 75 दिन में, सिलेबस कंप्लीट करना है जो भी बचा हुआ है। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसे लग रहा है कि यार मैथ में मैंने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन चार पांच टॉपिक ऐसे मेरे वीक है, मुझे पढ़ने हैं, तो शॉर्ट में पढ़ना, इसको कंप्लीट कर लेना जो भी आपका कोर्स है। या जैसे आपको लग रहा है यार मैंने परसेंटेज पूरा पढ़ दिया लेकिन इलेक्शन के क्वेश्चन, या मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ दिया लेकिन उसमें रेस के क्वेश्चन, इस तरीके से जो भी आपके वीक पॉइंट है ना हर एक टॉपिक में, वो कवर करते जाना। इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, किसी ने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा तो इकोनॉमिक्स पढ़ लेना, या किसी ने अभी रीजनिंग में कैलेंडर क्लॉक छुआ तक नहीं है तो उसको भी एक बार देख लेना। अगर क्वेश्चन आता है तो नॉर्मल आएगा और आप कर नहीं पाओगे अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता। तो जो भी टॉपिक है ना उनको एक बार कवर जरूर कर लेना। ये मत सोचना कि यार पिछले CGL में तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था क्लॉक का, तो नहीं पढ़ूंगा। हर एक चीज़ पढ़ के जानी है, ठीक है। तो सिलेबस पढ़ना है, वीक टॉपिक पहले कवर करने हैं। क्लियर। सेक्शनल मॉक देने हैं। सेक्शनल मॉक इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग के देने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसी में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। और दूसरी बात ये है कि कब कब देने हैं वो आगे देखेंगे। फुल मॉक भी देने हैं, फुल मॉक आपको लाइव देने हैं। सेक्शनल मॉक प्रीवियस ईयर देने हैं, फुल मॉक आपको लाइव देने हैं। दो तीन प्लेटफॉर्म के देने हैं, अभी आगे बताऊंगा कौन कौन से देने हैं। रिवीजन के लिए आपके पास अपने हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। हैंड रिटन नोट्स का मतलब ये होता है कि जब आप हाथों से लिखते हो तो आपको पता लगता है कि यार राइट कॉर्नर पे वो लिखा था या लेफ्ट पे लिखा था, माइंड में रिकॉल होती रहती चीज़ें। या किसी PDF से पढ़े तो उसी को बार बार रिवाइज करना है, PDF चेंज नहीं करनी बार बार, क्योंकि दिमाग को आदत हो जाती है हर एक चीज़ रिकॉल करने की जब हम उसको रिपीट करते हैं ना। अब स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूँ सब्जेक्ट वाइज। मैथ की बताऊंगा, रीजनिंग,
इंग्लिश, जीके, एक-एक करके सभी की स्ट्रैटेजी देखेंगे। हर एक चीज़ अपने आप से रिलेट करना, और फिर उसके बाद मैं आपको टाइम टेबल बताऊँगा कि किस तरीके से इन सभी चीज़ों को मैनेज करना है। तो देखो मैथ में क्या करना है, मान के चलो मैथ में आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो आपको सेक्शनल मॉक लगाने हैं और डायरेक्ट वीक टॉपिक जो भी आ रहे हैं ना आपके, उनकी ही प्रैक्टिस करनी है। आपको लग रहा है कि मेरा टॉपिक बचे हुए हैं तो पहले टॉपिक कंप्लीट करना है। अब करना कैसे है, अरिथमेटिक में आ जाते हैं। अरिथमेटिक में ये देखना है कि जितने भी टाइप हैं क्या सभी कवर हो चुके हैं। जैसे कि टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड वर्क में जितने भी टाइप हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं, क्या आपके सभी कवर हैं, यानी सब कुछ पढ़ लिया है, या कोई ऐसा टॉपिक बचा है या ऐसा टाइप बचा है जो आपने नहीं किया या आपका वीक है। मान लो रेशियो प्रोपोर्शन बहुत ईजी टॉपिक है, अब इसी से एक क्वेश्चन आ जाता है। जैसे मान के चलो मैं लिखता हूँ 2, 3, 5, 8, ये नंबर दे दिए। अब एक क्वेश्चन ये आ गया कि इसमें एक एक्स ऐड किया जाता है नंबर, तो ये जो नंबर हैं ये प्रोपोर्शन में हो जाते हैं। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है। क्या आपको वो शॉर्ट ट्रिक आती है? लॉन्ग मेथड से करोगे, क्वाड्रेटिक बनाओगे तो बहुत लेंथी पड़ जाएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक आपको आनी चाहिए कि कहाँ पे क्या शॉर्ट ट्रिक यूज़ करनी है। कोई एक क्वेश्चन आ जाता है कि एक नंबर 7.69% इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब ये पता होना चाहिए कि 1/13 है, यानी कि परसेंटेज फ्रैक्शन रेशियो भी आनी चाहिए। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ गया कि रेडियस 23 है, ठीक है, और इसका आपको मतलब एक तरीके से क्यूब सॉरी स्पेयर और कोन, इन दोनों के वॉल्यूम का डिफरेंस निकालना है। तो एक की क्यूब मतलब 23 हो गई और एक की हो गई मान लो 15, तो इनका जब क्यूब करोगे तो इनका डिफरेंस निकालने के लिए इनके क्यूब भी याद होने चाहिए, यानी 1 से लेकर 30 तक के क्यूब याद होने चाहिए। नहीं तो फिर आप 15 का तो 225 लिख दोगे, फिर दोबारा 15 की मल्टीप्लाई करोगे, सेम इसी तरीके से इसमें भी करोगे। तो इसमें क्या होता है, टाइम ज़्यादा जाएगा। क्वेश्चन ईजी है, आप कर लोगे, आपको पता सब कुछ है, लेकिन इसमें टाइम जाएगा, टाइम हमारे पास नहीं है। तो इसी के लिए आपको अलग से कैलकुलेशन की प्रैक्टिस भी करनी है, सिर्फ बेसिक चीज़ें। ऐसा नहीं कि आपको बहुत हाई लेवल की करनी है, कुछ चीज़ें ट्रिक्स भी सीखनी है। जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें 58 का स्क्वायर ही निकालना हो, 58 का स्क्वायर या 59 का क्यूब, इस तरीके से आ गया। सिंपल यही क्वेश्चन आ गया, आंसर बताओ। आपने देखे भी होंगे कि 2025 में भी जो क्वेश्चन आए थे, तो 43 का क्यूब प्लस 59 का क्यूब और -29 का क्यूब प्लस 104, इस तरीके से क्वेश्चन थे। लेकिन इसमें आपको मेथड नहीं पता, या यूनिट डिजिट भी सेम आ रही थी ऑप्शन में, ऐसा नहीं कि यूनिट डिजिट बहुत अलग है, यूनिट डिजिट भी सेम थी। तो आप इसमें किस तरीके से कर सकते हो, ये हर एक तरीका आपको पता होनी चाहिए। इसलिए जितना ज़्यादा मॉक लगाओगे ना, हर एक टाइप के क्वेश्चन से मतलब फेमिलियर हो जाओगे और पता चलेगा कि इस तरीके से ये करना है। तो शॉर्ट तरीका भी सीखना है, ऐसे नहीं कि शॉर्ट तरीके नहीं सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक से जाएंगे, हर एक चीज़ सीखनी है। तो ये क्लियर हो गया कि अरिथमेटिक में जितने भी टाइप हैं वो कवर होने चाहिए, शॉर्ट अप्रोच भी पता होनी चाहिए। चाहे कोई भी टॉपिक हो, हर एक टॉपिक का शॉर्ट का मतलब अप्रोच रहती है किसी किसी क्वेश्चन में, जिसमें लेंथी मेथड है। कुछ क्वेश्चन तो बेसिक से ही होंगे, उसे बेसिक से करना है, लेकिन कोई टॉपिक या कोई टाइप लेंथ है ना, उसकी शॉर्ट ट्रिक जरूर होनी चाहिए। एडवांस मैथ में क्या करना है, एक नोटबुक मेंटेन करनी है। या आप कॉन्सेप्ट किंग ले सकते हो, या कोई भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जैसे आवाज़ सर की है एक पीडीएफ, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, जिसमें ज्योमेट्री के पूरे थे, याद नहीं आ रहा मुझे, एक सेकंड। ज्योमेट्री के ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, सभी के मतलब फॉर्मूले थे, मैं याद नहीं कर पा रहा, लेकिन इनकी पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको, और कॉन्सेप्ट किंग की भी मिल जाएगी, ठीक है, मैं भी बता दूंगा याद आता है तो उनसे भी कर सकते हो। और उन फॉर्मूले को जो बार बार भूल रहे हो ना, उनके अलग से एक नोटबुक में लिखते रहो। जैसे पॉलीगन के फॉर्मूले आ गए, पॉलीगन का सिंपल फॉर्मूला आ जाता है, रेशियो बताओ, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल की रेशियो दे रखी है, तो एन की वैल्यू बताओ। इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन, लेकिन फॉर्मूले कई बार नहीं, याद नहीं रहते, सिर्फ रीज़न ये है कि क्वेश्चन नहीं आते ज़्यादा ना। तो फॉर्मूले रिवाइज करते रहना है। डायरेक्ट जो रिजल्ट है ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी, वो डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रखने हैं, सोल्व नहीं करना। तो ये आपको बार बार रिवीजन करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? सेक्शनल मॉक इसलिए लगाने हैं, सेक्शनल मॉक से एक तो आपको आर्ट ऑफ स्किपिंग आएगी, कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में करना है। इजी इजी मॉक लगाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस आ ही रहेगा कि हाँ भाई, मैं अपना स्कोर मेरा अच्छा आ रहा है। लेकिन जैसे एग्जाम में हार्ड आ जाएगा तो दिक्कत है ये, इसलिए हर टाइप के मॉक लगाने हैं। कि हार्ड मॉक भी आता है ना, 25 क्वेश्चन में से कैसे है उसमें 20 क्वेश्चन मुझे छांटने हैं जो अच्छे अच्छे हैं, जो मैं कर सकता हूँ, जो ईजी है। तो आर्ट ऑफ स्कीपिंग से आएगा। एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, एक्यूरेसी मेंटेन तभी होगी जब आपकी स्पीड होगी और आपको पता होगा कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। कई बार क्या होता है कि हम उस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दे देते हैं जो हमें नहीं आता, और हमें लगता है हम कर सकते हैं इसको, और जिसकी वजह से आगे के क्वेश्चन में हमारे माइंड में प्रेशर आ जाता है और फिर वो क्वेश्चन भी गलत होने लगते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है। ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज़ करना है। कई बार क्या होगा, मान लो सभी के साथ होता है कि कोई क्वेश्चन हमने कर दिया, वो डायरेक्ट हमें पता चल गया अंदर से ही कि ऑप्शन एलिमिनेशन से या डिविजिबिलिटी रूल से, जैसे 22/7 हो गया, पाई की वैल्यू
या वॉल्यूम निकालनी है, तो हमने 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लिया ऑप्शन में और मैंने सी लगा दिया। लेकिन फिर भी अंदर से मन में रहेगा कि यार इसका आंसर सी तो है, मैंने सोल्व नहीं किया, डायरेक्ट टिक कर दिया, एक बार सोल्व कर लेता हूँ। तो सोल्व नहीं करना, उस पर क्या करना है, टिक लगा के एकदम, मतलब अगर 5 सेकंड में आंसर आपको लग रहा है ना कि मैंने कर दिया, आंसर आ गया, उसको टिक करके मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, क्वेश्चन पहले ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं, जब हो जाएंगे आपके पास टाइम बचेगा तब वो मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन को चेक करना है कि हाँ भाई अब मेरे पास टाइम है। अगर उसमें टाइम वेस्ट कर दोगे, क्या पता वो आंसर आपका सही हो 100%, फिर भी आपने टाइम वेस्ट कर दिया, तो ये चीज़ नहीं करनी। ये आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करना। मार्क फॉर रिव्यू बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, इसका यूज़ करना काफ़ी लोगों को नहीं आता, तो इसका यूज़ करना सीखना मैथ में। इसके अलावा अल्ट्रा कैल्सी बाय अविनय सर, इसका यूज़ अब आने वाला है, ये मैं पहले भी अपने टारगेट सीरीज़ में शेयर करता था, पिछली बार भी किया था। अल्ट्रा कैल्सी बाय अविनय सर, इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये है, यहाँ पे अविनय सर आपको ट्रिक्स बताते हैं, तो ट्रिक्स कह लो या मेथड बता लो, जिससे कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन आप कर सकते हो। हर एक एग्ज़ाम में, चाहे एसएससी का हो या जो भी आपके रेलवे या डी ट्रिपल एस बी के एग्ज़ाम है, उनमें काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिर्फ अल्ट्रा कैल्सी बैच से हो जाएंगे, जैसे कि डिविजिबिलिटी रूल से, यूनिट डिजिट, अप्रोक्सीमेशन मेथड, इनसे ही आपके क्वेश्चन हो जाते हैं, आपको सोल्व नहीं करना होता पूरा। ठीक है, अंदर से पता चल जाता है कि हाँ इसमें बस 9 का डिविजिबिलिटी रूल देख लो, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, जैसे मान लो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, 9% इंक्रीज़ हुई, ठीक है, 100 से 109 हो गई, फिर 13% इंक्रीज़ हुई, 100 से 113 हो गई, फिर हुई 45%, तो 100 से 145 हो गई, इस तरीके से और हो गई। तो इसमें आपको ये चेक करना है कि डिविजिबिलिटी रूल नो नो नो, मतलब 9 नंबर है यहाँ पे या नहीं है। अगर 9 नंबर है तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लो। ये चीज़ें आपको यहाँ पे अल्ट्रा कैल्सी बैच में समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो अभी मैं बता रहा हूँ, मैं तो इनको कैसे फॉलो करना है वो देख लो। इतना सब कुछ तो मैंने बता ही दिया। डेली टास्क क्या रहेगा? डेली टास्क में सबसे पहले आपको सेक्शन मॉक देना है, डेली ही देना है। ठीक है, चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट हो या ना हो, ये तो आपकी अभी जिम्मेदारी है कि सिलेबस अभी तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि 2 महीने बाद एग्ज़ाम है। अगर नहीं है कोई टॉपिक तो उनको कवर करना है, सेक्शन मॉक देना है। सेक्शन मॉक देने के बाद एनालिसिस जरूर करना है, अगर एनालिसिस नहीं किया तो कोई मतलब नहीं है। एनालिसिस कर लिया, एनालिसिस करने के बाद पता चला यार 3-4 क्वेश्चन गलत हो गए या 3-4 टॉपिक अभी वीक है या जैसे भी है, उन टॉपिक को नोट करना है और उनके हिसाब से अपने टारगेट सेट करने हैं कि यार परसेंटेज में इलेक्शन के क्वेश्चन मुझे करने हैं आज। ठीक है, 10 क्वेश्चन इलेक्शन के करूँगा, रेशियो के भी 10 क्वेश्चन करूँगा, और ज्योमेट्री के आज फॉर्मूले रिवाइज करूँगा सर्किल वाले, और ट्रिग्नोमेट्री के भी 10 क्वेश्चन करूँगा, हाइट एंड डिस्टेंस के 10 क्वेश्चन करूँगा। 2 टॉपिक ईजी ले लो, 2 टॉपिक हार्ड ले लो। इस तरीके से आपने 4 टॉपिक या 5 टॉपिक या 3, जैसे भी आपको लग रहा है, आपको लग रहा है कोई टॉपिक लेंथ है बोट स्ट्रीम, तो एक टॉपिक ले लो उसको, और इसके साथ 2 टॉपिक और ले लो। ठीक है, अपने हिसाब से मैंने, जैसे नहीं यहाँ पे 3-4 लिख दे तो 3-4, कभी 2, कभी 3, कभी 5, इस तरीके से सेट करने हैं और उनकी कॉन्सेप्ट सीखने हैं। ठीक है, कोई भी वीडियो देख लो, अगर पेड कोर्स नहीं लिया तो यूट्यूब पर डायरेक्ट सर्च करना इलेक्शन क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन, गगन प्रताप सर, अभिनय सर, आभास सर, या और भी टीचर हैं, भूतेश सर, बहुत अच्छे से सोल्व कराया हुआ है। जिसके साथ ट्यूनिंग बेंच है उसके साथ पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर सकते हो अगर करने हैं तो। बाकी एक टीचर इतने टाइप के क्वेश्चन करा देता है कि आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना भी करो ना, उसी को बार बार प्रैक्टिस करो तो मोर देन सफिशियंट है, क्योंकि वे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही हैं। ऐसे नहीं कि अलग से फिर बुक से प्रैक्टिस करो। ठीक है, अगर मैथ ठीक है तो उन्हीं क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पर आएगा। हम क्या करते हैं, एक टॉपिक पढ़ लेंगे, परसेंटेज पढ़ा, मान के चलो परसेंटेज 3 दिन में पढ़ा, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे 5 दिन में लगेंगे, 8 दिन एक चैप्टर में जा रहे हैं और हमारे पास टाइम 75 दिन है। तो टाइम भी देखना है, करना किस तरीके से, लिमिटेड पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है, 1 से लेकर 30 तक क्यूब, 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर, और टेबल हो गए, मल्टीप्लिकेशन हो गई, या जो भी मेथड है वो आपको बेसिक आनी चाहिए। और साथ के साथ अल्ट्रा कैल्सी की 15-20 क्लासेस है, वो भी देख लेना। बाकी मैं डेली टारगेट्स में दूंगा ही। और फार्मूला रिवीजन के लिए अपनी नोटबुक मेंटेन करना है कि भाई ये शॉर्ट फार्मूले हैं, इनका यूज़ हो रहा है। ठीक है, चाहे पिरामिड का हो, प्रिज्म का हो, मैं बार बार भूल जाता हूँ कि 1/3 किस में लिया जाएगा, ये एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट या एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट पिरामिड का होता है, प्रिज्म का होता है। तो हर एक छोटी छोटी चीज़ें हैं। ठीक है, कैपिटल आर और स्मॉल आर की रेशियो क्या होती है, नहीं मैं फिर बार बार निकालता हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ठीक है, फार्मूला लगा के, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ट्रिपलेट याद होनी चाहिए, ये बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, और एक आपने देखा होगा राइट ट्रायंगल ट्रायंगल है, इसके कम से कम 8 रिजल्ट होते हैं, तो 8 में से सिर्फ 2 ही याद हैं। अगर कोई अच्छे लेवल का क्वेश्चन आ गया तो वो नहीं याद, तो ये लिखने हैं, लिखोगे बार बार रिवाइज करोगे डेली, तो आप 100% स्कोर करोगे। ठीक है, कोई भी टीचर फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे मैंने किसी का नाम नहीं लिखा, जिसके साथ आपको पढ़ना है बस एक चीज़ याद रखना, उसी टीचर से पढ़ो जो कम टाइम में सब कुछ कवर करा दे। बहुत सारे टीचर हैं, ज़रूरी नहीं कि फेमस टीचर से ही पढ़ना है, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो फेमस नहीं है लेकिन बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, और उनसे भी आप पढ़ सकते हो। किसी भी टीचर को फॉलो करो, बस टारगेट ये होना चाहिए कि
कम टाइम में अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा दूसरा मेथड ये भी है, किसी को लग रहा है मेरा सब कुछ कवर है, तो गगन प्रताप सर ने ना बेस्ट क्वेश्चंस की ना वीडियो बना रखी है 2024, 2025, 2023। तो फिलहाल 2024 और 25 ही कर लो, 23 तक मत पहुँचो। 2025 में जो भी सीजीएल के बेस्ट क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, एडिक्यूटी ने जो पूछे हैं, 2025 में जो भी सीपीओ के बेस्ट क्वेश्चन है उनकी वीडियो मैराथन टाइप में पढ़िए, पीडीएफ निकाल लो या कैसे भी कर लो, वीडियो से एक एक क्वेश्चन खुद सोल्व करते जाओ, या पीडीएफ निकाल के पहले खुद सोल्व करो, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उस पर सर्किल करो और फिर वीडियो से सॉल्यूशन देखो, और वो जो क्वेश्चन सर्किल करें उनका बार बार रिवीजन करते रहो। आपको एक आइडिया मिलेगा कि हाँ इस टाइप के बेस्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हर साल कुछ ना कुछ एक नया टाइप पूछा जाता है हर एक टॉपिक में, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इस बार क्या नया पूछा गया, तो वो नया जरूर पढ़ के जाना है, चाहे इंग्लिश हो, जीके हो, कोई भी हो। टॉपर्स अप्रोच के लिए आपको क्या करना है, जब लाइव मॉक होते हैं ना ओलिव के, जिस दिन आप संडे को ओलिव का लाइव मॉक लगाओ तो काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल पे लाइव मॉक सोल्व करते हैं टॉपर्स। तो उनके लाइव मॉक देखने की किस तरीके से अटैम्प्ट करते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे क्वेश्चन छोड़ते हैं, कैसे गैस वर्क करते हैं, वो हर एक चीज़ आपको सीखनी है। उससे बहुत कुछ सीखोगे और अप्लाई करोगे तो आप ज़रूर अच्छा रिजल्ट दे पाओगे। अगर नहीं सीख रहे या नहीं देख रहे या देख रहे हो अप्लाई नहीं कर रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब आते हैं रीजनिंग। रीजनिंग बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है और इसमें भी काफ़ी लोगों का स्कोर नहीं आ रहा है। इसमें तो स्कोर आपका हमेशा 45 प्लस आना ही चाहिए, ठीक है। छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, कई बार जीके का नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आ गया, ठीक है, डिजीज से रिलेटेड आ गया, या कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, मान लो शैडो का क्वेश्चन आ गया, आपने तो पढ़ा ही नहीं, शैडो क्वेश्चन एकदम से आ गया, ये तो कभी रेयर ही आता है। या कोई मीनिंगफुल ऑर्डर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो नहीं हो पा रहे। तो इनमें तो थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि ब्लड रिलेशन हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, स्लोगिज्म हो गया, तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, इनकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इनकी प्रैक्टिस के लिए जो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है उसके लिए आप कमल सर को फॉलो कर सकते हैं, इवन कोचिंग सेंटर, ठीक है। इवन कोचिंग सेंटर या सिग्मा क्लासेस दोनों बेस्ट हैं, किसी भी टीचर को फॉलो कर लो, यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे। और सेक्शनल मॉक में भी सेम उसी तरीके से जैसे टॉपर्स मॉक दे रहे हैं ना, उसी की तरीके से अप्रोच सीखनी है कि किस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं और कैसे आगे बढ़ना है, कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं, कौन से क्वेश्चन बाद में करने हैं। और एक मैथ्स मीनिया करके चैनल है, उसमें देख लेना ब्लड रिलेशन या जो भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें हैशटैग अल्फ़ा, सॉरी @अल्फ़ा, इस तरीके से जो क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन की जो लेंथी है उनको शॉर्ट तरीके से कैसे करना है, तो मैथ्स मीनिया चैनल ने बताया हुआ है, तो उसको सीखना। तो ऐसे बहुत सारे चैनल हैं, आपको देखना है जो भी टॉपिक वीक है ना वो यूट्यूब पे सर्च करना है, उसकी वीडियो आएंगी और शॉर्ट वीडियो देख के खत्म कर देना, चाहे बैंकिंग की वीडियो हो चाहे कोई भी वीडियो हो, बेस्ट क्वेश्चन सर्च करना और टाइप सीख के खत्म। ये नहीं कि मैं टॉपर्स तो इस वाली बुक से पढ़ा तो मैं भी इसी से पढ़ूंगा, बस अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, काम खत्म, ठीक है। ऐसे हर एक टॉपिक में करना है। सेक्शन मॉक में आपको बता ही चुका, एनालिसिस ज़रूर करना है, स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करके रखनी है। ऐसा नहीं कि आता सब कुछ है लेकिन स्पीड ही नहीं है, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन करनी है। डेली मॉक लगाओ, पूरे जितने भी आपके कितने दिन है अभी, लगभग 75 दिन मान के चलो, 60 दिन तक लगातार मॉक लगाओ। 60 मॉक का टारगेट रखो, 75 में से 60 दिन में मॉक लगाऊंगा और लगाने हैं, ठीक है, एक डायरी मेंटेन करके। वीक टॉपिक्स की प्रैक्टिस बता दी मैंने कैसे करनी है। नोट्स रिवीजन, अब देखो करना क्या है, कई बार क्या होता है क्लॉक के क्वेश्चन नहीं आते, बहुत कम आते हैं, कैलेंडर के नहीं आते, तो फॉर्मूला ही नहीं याद रहता क्लॉक का सिंपल, ठीक है। मिनट आर और जो घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई है उसके बीच का एंगल, बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन नहीं निकाल पाते। फॉर्मूला नहीं याद लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हैं, तो बहुत लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट भी एकदम हिट नहीं करता, और हिट करेगा भी क्या, टाइम आपके पास नहीं रहता, आप जुगाड़ नहीं लगा सकते क्योंकि 15 मिनट में क्वेश्चन करना है। तो कई बार क्या सोचते हो आप कि क्लॉक का क्वेश्चन आ गया, मुझे फॉर्मूला नहीं याद लेकिन मैं बेसिक से करूँगा, सोचूंगा, सोचना नहीं है, सोचते ही काम खत्म हो जाएगा वहाँ, ठीक है। तो सोचने का टाइम नहीं निकालना, आपको क्या करना है, अपने नोट्स बनाने, क्लॉक के, कैलेंडर के, शैडो, रैंकिंग ऑर्डर, जो भी आपका वीक टॉपिक है। या कई बार क्या होता है जब हम मॉक लगा रहे हैं ना तो काफ़ी बेस्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के ऐसे पैटर्न आ जाते हैं जो हम सोच नहीं पाते, या 6, 8, 12 इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं एनालॉजी टाइप, तो नंबर एनालॉजी के, इसमें हम मतलब सोच नहीं पाते कि यार इसमें क्या मेथड लगा, यानी पहली डिजिट की 2 से मल्टीप्लाई होगी, दूसरे की 3 से मल्टीप्लाई हो गई फिर माइनस हो गया, या पहले की 1.5 से मल्टीप्लाई हुई, दूसरे की 2 से हुई फिर प्लस तीसरे को ऐड कर दिया। तो इस तरीके से मतलब चीज़ें बदलती रहती हैं, नया नया पैटर्न आता रहता है, तो माइंड में हिट नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, जो भी नया पैटर्न आता है, क्योंकि पैटर्न तो वही फॉलो होएगा, लेकिन कोई भी नया पैटर्न आता है ना उसको लिख लेना है, ठीक है, उसके नोट्स बनाने हैं, उसी का रिवीजन करना है बस। और जो भी बेस्ट क्वेश्चन है उनको सेव करो टेक्स्ट बुक में, हर एक चीज़ मैं बता चुका, वीडियो बनाई हुई है टेक्स्ट बुक की कैसे यूज़ करते हैं टॉपर्स, तो उन क्वेश्चन को सेव करना है या लिख सकते हो और उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलो बाकी अलग से कोई बुक वगैरह फॉलो करने की ज़रूरत है नहीं। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डेली टास्क क्या है। इंग्लिश में डेली आपको 2 सेक्शन मॉक लगाने हैं रात को सोने से पहले,
कभी भी लगा सकते हैं वैसे तो, पर रात को आराम से लेट के लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई पेन कॉपी की ज़रूरत नहीं है। 2 लगा सकते हो, 3 लगा सकते हो, ये आपके ऊपर है। मॉक लगाने के बाद एनालिसिस ये करना है कि भाई मेरी वोकैब गलत हो रही है तो उसमें सिनोनियम गलत हो रहे हैं या एंटोनियम्स गलत हो रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन गलत हो रहे हैं, क्या गलत हो रहा है। ऐसा नहीं कि वोकैब पूरी रिवाइज कर रहे हो 25 25 25। मान लो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, आपने 1800 के 1800 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रखे हैं और मार्क भी कर रखे हैं ब्लैक बुक से, बस मार्क वाले ही रिवाइज करने हैं, लेकिन आपके ईडियम्स गलत हो रहे हैं, तो डेली टारगेट में 100 ईडियम्स होने चाहिए कि डेली ईडियम्स रिवाइज करूँगा, क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो मेरे गलत होते नहीं है, होते भी हैं तो मैं जो डार्क वाले हैं वो एक दिन में कभी भी रिवाइज मार दूंगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ना रूटीन बनाना है। ये बात होगी क्लियर। तो आपको क्या करना है, मॉक देना है, मॉक के अनुसार ही आपको अपना टारगेट सेट करना है। डेली वोकैब पढ़नी है, रीडिंग करनी है, ग्रामर के नोट्स रिवाइज करने अल्टरनेट डे पे, क्योंकि हम बहुत सारा एक साथ टारगेट लेके चलते हैं ना, तो 2 4 दिन फॉलो होता है फिर फॉलो भी नहीं होता, तो क्या ही फ़ायदा। तो इसलिए अपना एक ऐसा प्लान बनाओ जो स्मूथ 60 70 75 दिन तक चल पाए। 2 पैसे सोल्व करने हैं, 10 PQRS सोल्व करने हैं, यहाँ से नंबर 100% कटेंगे और यहीं आपको दिक्कत आएगी और सबसे ज़्यादा टाइम भी यहीं लगता है। तो इसके लिए या तो आप रानी मैम का एक कोर्स है प्रैक्टिस बैच, उसमें इनरोल कर लो, या आपको मैराथन वीडियो मिल जाएंगी रानी मैम की, निमिषा बंसल मैम की, अमन वसीम सर, संजीव ठाकुर सर, गोपाल वर्मा, बहुत सारे टीचर हैं, तरुण ग्रोवर, ठीक है, नाम भी लिस्ट है बहुत लंबी, जिससे चाहे उससे पढ़ लेना, लेकिन प्रैक्टिस से ही होगा, एक बार वीडियो देखने से नहीं होगा। इसके अलावा क्यू इंग करके एक चैनल है, उसको भी फॉलो कर लेना। उसको किस चीज़ के लिए फॉलो करना है भी बताऊंगा मैं, ठीक है, एक सेकंड को। अभी मैं आपको बताता हूँ वोकैब ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। वोकैब का टारगेट क्या है, डेली 100+ वोकैब याद करनी है। किसी को लग रहा है मैं ज़्यादा कर सकता हूँ तो ज़्यादा कर सकता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स, साइनो एंटो, स्पेलिंग, फ्रेजल वर्ब, होमोनियम्स आपको याद नहीं करने, ऑप्शन एलिमिनेट ऐसे ही कर दोगे। इसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करना, जो भी प्रीवियस ईयर में आते हैं ना उसको समझते रहो, लिखते रहो, बस वही करते रहो, ठीक है। फ्रेजल वर्ब भी आपको सेलेक्टिव पढ़नी है, कोई मैराथन वीडियो देख लो ऐसे नहीं। और मैराथन में भी टारगेट रखना कि 150 200 पढ़ लो, बस बहुत है। हम सोचते तो हैं कि 500 पढ़ लेंगे फ्रेजल वर्ब या इतनी पढ़ लेंगे, तो होता तो कुछ नहीं है, बस सोच के रख लेते हैं। तो इसलिए कुछ तो पढ़ लो, ठीक है, तो 100 150 पढ़ लेना कोई भी एक पीडीएफ से, और बस ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, 100 150 में से ही काम हो जाएगा। तो अपने हिसाब से ये रूटीन बनाना है, मैंने बता दिया कैसे बनाना था। एनालिसिस करने के बाद ग्रामर में क्या करना है, ग्रामर में भी आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 क्या 5 ऑप्शन है। या तो आपके पास खुद के नोट्स हैं टॉपिक वाइज नोट्स कैसे, मान लो आपने नाउन पढ़ रखा है, लेकिन नाउन में कुछ रूल भूल भूल रहे हो बार बार, तो उसके आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे एक पेज में। एक पेज में नाउन खत्म, एक पेज में आपका कंजक्शन खत्म, आधे पेज में। फिर आपने फिक्स प्रीपोजिशन की भी लिस्ट बना रखी है, ठीक है, और आपने कंडीशनल सेंटेंस या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, मतलब हर एक चीज़ के आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, यानी एक बार देखा और काम खत्म, यानी कि 1 घंटे या आधे घंटे में आप ग्रामर रिवाइज कर लोगे। दूसरा ये है कि आपने नोट्स नहीं बनाए लेकिन ग्रामर पढ़ रखी है नहीं पढ़ रखी वो आप जानो, लेकिन आप रिवीजन करना चाहते हो, तो 160 रूल प्रशांत सोलंकी सर के, 120 रूल निमिषा बंसल मैम के, 100 रूल अमीन वसी सर के, 60 रूल रानी मैम के। इनमें से जिसको चाहे उसको फॉलो कर लो, जिसके साथ ट्यूनिंग सेट है। सब टीचर अपने अपने रूल्स कराते हैं, लेकिन रूल्स वही है, बस थोड़ा एक्सप्लेन करने का तरीका अलग है, कोई डीप करता है, कोई अपने हिसाब से करेगा, ठीक है। इसके अलावा न्यू टॉपिक्स, जैसे कि न्यू टॉपिक्स में आपने देखा कि 2025 में फ्रेज, क्लोज, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन भी आ सकते हैं। जब मैं एयरफोर्स का एग्ज़ाम देता था उसमें ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन आते थे, तो क्या पता इस बार भी आ जाए। पार्ट ऑफ स्पीच पूछ ले, इनमें से पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, या ये पूछ ले कि प्रोनाउन ये कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, किस टाइप का प्रोनाउन है, ठीक है। और कंजंक्शन पूछ लेगा किस टाइप का है, सबऑर्डिनेट ऑर्डिनेट, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें देखो पढ़ने के लिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब ग्रामर पढ़ो ना तो बेसिक क्लियर होना चाहिए, और इसके अलावा जो नए टॉपिक अभी एग्जाम में पूछे पहले उनको कवर कर लेना, ठीक है। वॉइस और नरेशन के लिए क्यू इंग फॉलो करना बहुत ही बेस्ट चैनल है। इसमें जो बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन है ना उनको किस तरीके से एलिमिनेट करने हैं वो आपको इस चैनल पे मिलेगा, ठीक है। बाकी हल्के हल्के क्वेश्चन आपको हर जगह मिल जाएंगे, बुक में मिल जाएंगे, लेकिन दिक्कत आपको हार्ड क्वेश्चन में आएगी, तो उसी के लिए इस चैनल को फॉलो करना है। क्यू इंग PQRS के लिए भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, वॉइस नरेशन के लिए, और RC यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए, इन सभी के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी आपको खुद से ही करना है वोकैब वगैरह याद, ठीक है। वोकैब में आपको दिक्कत आ रही है तो आप समुद्र मंथन कर सकते हैं, या बहुत सारे चैनल हैं जैसे कि मिनीमोनिक्स से पढ़ाते हैं, जैसे देसी पढ़ाकू, वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन की, सबसे इम्पोर्टेंट है और बहुत लोग रेगुलर नहीं हो पाते, मैं भी नहीं हो पाता था। तो इसमें क्या दिक्कत आती है, इसमें दिक्कत ये आती है बोरिंग लगता है, लेकिन आपको एक हैबिट बनानी है, इसी से काम हो जाएगा, आधे से ज़्यादा काम तो आपका इसी से हो जाएगा इंग्लिश का।
रीडिंग हैबिट से आप एरर भी फाइंड कर लेते हो कई बार। अगर आपकी ग्रामर ठीक नहीं है फिर भी आपको पता चल जाता है, पढ़ने में पता चल जाता है कि यहाँ गलती है, क्यों गलती है नहीं पता लेकिन गलती है। रीडिंग कहाँ से करनी है? इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल फॉलो करो, वहाँ से एक डेली पैसेज रीड करो, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। उसके नीचे ऑडियो भी रहती है, उसको भी समझ लेना। कई बार क्या होता है हम एडिटोरियल अपने हिसाब से समझते हैं, लेकिन जब हम ऑडियो सुनते हैं या कोई बताता है जो टीचर, तो हमें पता चलता है यार मैं तो कुछ और समझ रहा था इसको। अब इंग्लिश माध्यम की पूरे यूट्यूब चैनल पर मेरी ही वीडियो मिलेगी, सर्च करना इंग्लिश माध्यम बाय जो, मतलब इंग्लिश माध्यम ही सर्च कर लेना, हाउ टू यूज़ इंग्लिश माध्यम। तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से इंग्लिश माध्यम को यूज़ किया जाता है, कैसे पढ़ना है। तो उस हिसाब से पढ़ना है अगर आप इंग्लिश माध्यम से पढ़ना चाहते हैं। दूसरा तरीका, निमिषा बंसल मैम एडिटोरियल कराती हैं, ये भी बेस्ट है। ये बेस्ट क्यों है? यहाँ पे क्या होगा, एक तो वीडियो नहीं देखनी कि बस देखते जा रहे हैं, वीडियो पॉज करके खुद से पढ़ना है। अगर वीडियो देखनी है तो इसको बस सिर्फ वीडियो देखनी है तो निमिषा बंसल मैम को फॉलो मत करना। कुछ चीज़ें सीखनी है जैसे कि आर्ट ऑफ स्किमिंग, तो निमिषा बंसल मैम को फॉलो कर लेना, बहुत काम आएंगे। आर्ट ऑफ स्किमिंग क्या होता है, कई बार हमारे पास टाइम नहीं बचता और पैसेज हमारे पास बचा है, और मिनट भी हमारे पास 3 मिनट बची हैं और पैसेज के 5 क्वेश्चन बचे हैं, तो हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं पैसेज, कुछ तो इसमें से मिले की पॉइंट, ठीक है, कीवर्ड्स मिले और मैं क्वेश्चन सोल्व कर दूँ। तो वो चीज़ निमिषा बंसल मैम आपको सिखाएंगी। शुरू के आधे घंटे आपका वोकैब का रिवीजन हो जाएगा, लिखनी नहीं है, डेली कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहना, आपका बार बार रिवीजन होता रहेगा, वही वोकैब रिपीट होती रहेंगे। तो वोकैब का रिवीजन होगा, साथ के साथ पैसेज यहाँ पे अच्छे हो जाएंगे, या जो भी वोकैब है वो भी अच्छी हो जाएंगी, और आर्ट ऑफ स्किमिंग सीखोगे। 2 पैसेज और एक क्लोज टेस्ट, ये आपको अलग से प्रीवियस ईयर सोल्व करने हैं अपनी बुक से, जो पिनेकल या कोई भी बुक है आपके पास वहाँ से प्रीवियस ईयर आपको सोल्व करने हैं। 10 PQRS ये भी आपको खुद से सोल्व करने हैं। तो इतना टास्क आपको इंग्लिश में करना है और मेहनत करनी है भाई इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश भी हार्ड आएगी इस बार। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा इजी आ जाएगी, सब मैथ के पीछे पढ़ने लगे भाई, मैथ में तो टाइमर दिक्कत करेगा, तो इंग्लिश को इग्नोर मत करना। और वो कैब आपको ब्लैक बुक से पढ़नी है। बाकी अभी आप हम बात करते हैं जीके। जीके बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया। तो जीके को देखो क्या करना है। जीके में सबसे पहले आपको एक तो कोर सब्जेक्ट पे फोकस करना है। कोर सब्जेक्ट जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कहाँ से कंप्लीट करना है? कोई भी टीचर फॉलो कर लो, परमार सर, ठीक है, या जेवी विटमोवर, या शुभम गुप्ता सर, जिस टीचर को अभी तक आपने फॉलो किया है, या कोई भी बुक आपने फॉलो किया, ल्यूसेंट वगैरह नोट्स जो भी आपने फॉलो किया, उससे भटकना मत, उसी का बार बार रिवीजन करना, वहीं से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बार बार क्वेश्चन रिपीट होएगा कि आर्टिकल 20(1) क्लोज क्या है, आर्टिकल 20(2) क्या है, आपको पता ही नहीं होगा, डबल जियोपार्डी क्या है, कुछ नहीं पता होगा, क्योंकि रिवीजन नहीं है। क्वेश्चन बेसिक आ जाएगा, रिवीजन की वजह से क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। दूसरा, 20%, 30%, 50 और 80% जो क्वेश्चन लोग ठीक कर रहे हैं, स्टूडेंट जो ठीक कर रहे हैं, मतलब आपने देखा होगा कोई मॉक लगाया, ये क्वेश्चन तो सिर्फ 5% लोगों ने ही ठीक किया, तो इसके पीछे परेशान मत होना कि इसको भी मैं ठीक करूँगा। पहले टारगेट रखना कि 20% से प्लस जो स्टूडेंट ठीक कर रहे हैं। मान लो किसी 80% लोगों ने क्वेश्चन ठीक कर दिया लेकिन आपने वो गलत कर दिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका रिवीजन नहीं है, या वो बेसिक टॉपिक आपने नहीं पढ़ा, जो सबने पढ़ रखा है आपने नहीं पढ़ा। तो इन टॉपिक्स पे सबसे ज़्यादा पहले फोकस करना है, ठीक है। एवरेज स्कोर पहले टारगेट रखना है, बाकी ये मत सोचना कि मैं शुरू से ही बहुत खींच के चलूँगा, हर एक चीज़ पूरी डीप पढ़ूंगा तभी मेरा अच्छा स्कोर आएगा। छोटे छोटे टॉपिक जो हैं हर एक सब्जेक्ट में कंप्लीट करते रहना, चाहे इकोनॉमिक्स हो या कुछ भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। जैसे इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, बेसिक बेसिक टॉपिक हैं, जीडीपी वगैरह, आरबीआई वगैरह, ये सब चीज़ मतलब करते रहना। ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक्स तो पढ़ी नहीं तो बिल्कुल शुरू से स्क्रैच से पढ़ूंगा। मैराथन देख लो, वन शॉट देख लो, कुछ नहीं पढ़ा तो वन शॉट देखो, और वन शॉट देखने के बाद उसी का बार बार रिवीजन करो, उसी से काम चल जाएगा, ठीक है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको फोकस करना है बायोलॉजी पे। मोस्टली तो दिक्कत आपको बायोलॉजी में आएगी, केमिस्ट्री फिजिक्स के बेसिक क्वेश्चन आते हैं और प्लस कम आते हैं। तो बायोलॉजी में आपको सेलेक्टिव टॉपिक्स ही पढ़ने हैं। वो सेलेक्टिव टॉपिक्स आपको परमार सर की वीडियो में मिल जाएंगे, वन शॉट वीडियो देख लेना, या जो उनके नोट्स हैं 4.0, मैंने अपने टेलीग्राम पे 4.0 के सारे नोट्स शेयर किए हुए हैं, उनको फॉलो कर लेना, ठीक है। उन्हीं को बार बार रीड करना। तो इतना काम जीके में करना है। अभी मैं आगे जीके में बताऊंगा, जो भी अभी नई सीरीज़ चल रही है परमार सर की ब्लीच, उसके बारे में बताएंगे। और हाँ, करंट अफेयर में देखो क्या करना है। करंट अफेयर में एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि डेली करंट अफेयर नहीं करने। दूसरा, टारगेट ये रखना है कि भाई 4 दिन में 1 महीने के करंट अफेयर कंप्लीट करूँगा। सोर्स चेंज मत करना, ठीक। और जिस सोर्स से पढ़ो उसकी पीडीएफ होनी चाहिए, ठीक है। 3 चीज़ याद रखना। एक तो डेली करंट अफेयर नहीं करने। डेली करंट अफेयर का मतलब है कि होता है ना डेली, मतलब आज डे 1 का, डे 2 का, इस तरीके से, वैसे मंथली करने हैं। दूसरा, ऐसे चैनल को फॉलो करो जिसकी पीडीएफ भी हो, एक बार वीडियो देख ली उसकी पीडीएफ है, उसकी पीडीएफ से बार बार रिवीजन हो गया, क्लियर। नोट्स नहीं बनाने।
इसके अलावा स्टैटिक जीके के टॉपिक भी आपको बार बार रिवाइज करने हैं। जिस दिन आप करंट अफेयर पढ़ोगे ना, अभी मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको डेली टास्क। देखो डेली टास्क में क्या करना है, कोर सब्जेक्ट की थ्योरी रिवाइज करनी है। आज आपने उठाया पॉलिटी, पॉलिटी में आपने देखा फंडामेंटल राइट पढ़ूंगा, मेरा क्वेश्चन गलत हो गया आज फंडामेंटल राइट का, क्योंकि मैंने आज ओलिव का मॉक लगाया था। तो फंडामेंटल राइट पढ़ूंगा, डीपीएसपी पढ़ूंगा, पूरा पढ़ दिया, ये टारगेट हो गया। और ज्योग्राफी मैंने माउंटेन ले लिया, तो माउंटेन पढ़ूंगा। ऐसे ऐसे टॉपिक लेने छोटे छोटे। इसी के साथ आपको अगले दिन या उसी दिन स्टैटिक का टॉपिक ले रहा है, जिस दिन स्टैटिक का लोगे उस दिन करंट अफेयर नहीं पढ़ना, क्योंकि हर एक चीज़ नहीं पढ़ पाओगे। आप ये सोचो कि तीनों चीज़ एक साथ करो तो दिन बहुत बड़ा है, 12 घंटे में भी आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो एक दिन स्टैटिक, एक दिन करंट अफेयर, या 4 दिन आपने या 3 दिन आपने करंट अफेयर लगातार पढ़े, वो कंप्लीट कर लिए, फिर उसके बाद स्टैटिक कंप्लीट कर लिया, फिर अगेन आगे करंट अफेयर का रिवीजन करने, फिर स्टैटिक। इस तरीके से बार बार रिवीजन भी होता रहेगा, ठीक है। ये डेली रहेगा और ये अल्टरनेट डे पे चल चल सकता है, या 3 3 दिन का गैप रख सकते हो, अपने हिसाब से देखना है ये जो भी करना है, ठीक है। स्टैटिक जीके में भी ये देखना है कि यार सेंसस 2011 के क्वेश्चन आते हैं। सेंसस 2011 के क्वेश्चन तो आते हैं, लेकिन सेंसस 2011 के कुछ डीप क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो कम से कम मैं बेसिक तो पढ़ लूँ, इतना पढ़ लूँ कि ऑप्शन एलिमिनेट कर पाऊँ। ऐसा नहीं कि सबसे ज़्यादा, जैसे एक क्वेश्चन ये भी आ गया कि इनमें सबसे ज़्यादा मतलब इसमें से कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी है, तो आप बताओ कौन सी है। ऐसे नहीं याद रहेगा। वैसे लक्षद्वीप है, तो कैसे याद रहेगा, ये याद नहीं रहेगा, ये आपको याद करना भी नहीं है। ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं, थोड़ा आइडिया लगाना है, बेसिक चीज़ें पढ़नी है, काम खत्म। सिलेबस कवर्ड ऑलरेडी और रिवाइज। अगर आपको लग रहा है मेरा सिलेबस कवर्ड है, पहले से ही परमार सर से कवर कर रखा है, कहीं से भी कर रखा है, या मैंने रिवीजन कर रखा है ऑलरेडी, तो आप जो ये सीरीज़ चल रही है ना ब्लिच, इसको फॉलो कर सकते हैं। ये 1 तारीख से शायद चलेगी, 1 जून से, ठीक है। तो ब्लिच सीरीज़ फॉलो कर लेना, 1 जून से चलेगी परमार सर के चैनल पे। अब क्या होगा इसमें, एक तरीके से रिवीजन ही होगा, तो वो फॉलो कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मेरा सिलेबस कवर नहीं है, तो भाई सिलेबस कवर करना, फिर इस सीरीज़ को फॉलो मत करना, इसके चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन आपके बेसिक ही आने हैं, आप बेसिक भी नहीं कर पाओगे। आप जब यहाँ इस सीरीज़ में आओगे तो आपको लगेगा क्या ये टॉपिक तो मेरा कवर ही नहीं है। थोड़ा इसके बारे में बताया भी जाएगा, लेकिन फिर भी दिक्कत आएगी, ठीक है। जो पढ़ता है उसको दिक्कत आती है, बाकी बात करने को कुछ भी कह दो। इसके अलावा आप निट्टो सीरीज़ भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। निट्टो सीरीज़ की 15 वीडियो 2025 की फॉलो क्या कर सकते हैं, इसको देख ही लेना, ठीक है। 15 वीडियो है, 15 से 20 होंगी, या 10 12 जो भी है, उसको देख लेना। निट्टो सीरीज़ से आपको ये आइडिया लग जाएगा कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं, ठीक है। परमार सर की निट्टो सीरीज़ पढ़ी है यूट्यूब पे, उसको ज़रूर देख लेना। तो इतना काम हो गया, करंट अफेयर वगैरह सब मैंने बता ही दिए। स्टैटिक जीके में भी टॉपिक लेने हैं। टारगेट में तो मैं खैर दूंगा ही, अगर कोई अपना खुद से टारगेट बनाना चाह रहा है ना, ये उसी के लिए है। अब बात करते हैं मॉक स्ट्रैटेजी, ये लास्ट फेज़ है इस वीडियो का। तो मॉक स्ट्रैटेजी में क्या करना है, 4 दिन, यानी कि मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, 4 दिन तक आपको सेक्शनल मॉक लगाने हैं। कभी 2, कभी 3, मतलब 2 3 का मतलब है इंग्लिश के 2 लगा लिए या 3 लगा लिए, मैथ के 2 अपने हिसाब से लगाने हैं, जिसका जो लेवल है। किसी को लग रहा है मेरा सब कुछ सिलेबस कंप्लीट है, मैं तो मैथ के 2 लगाऊंगा, इंग्लिश के 3 लगाऊंगा, या रीजनिंग के भी 2 लगाऊंगा, तो वो लगा सकता है। किसी को लग रहा है मेरा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, तो मैं एक ही लगाऊंगा मैथ का, लेकिन अपने पहले वीक टॉपिक इंप्रूव करूंगा, तो वो इस तरीके से भी कर सकता है। सभी का टारगेट थोड़ा थोड़ा अलग रहेगा अपने लेवल के अकॉर्डिंग। तो 4 दिन तक आपको प्रीवियस ईयर सेक्शनल मॉक देने हैं, CGL CPO CHSL स्टेनो 2025 में जो भी क्वेश्चन हुए, ठीक है। उसके बाद आप 2024 पे आ जाना, वैसा मौका नहीं मिलेगा। अगर आप डेली इनके सेक्शन मॉक कंप्लीट करोगे तभी आपके 75 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये जरूर कर लेना, लाइव मॉक देने हैं आपको फ्राइडे सैटरडे संडे। फ्राइडे को देना ओलिव बोर्ड का, सैटरडे को देना आरबी का, और संडे को देना है पुंडिस का। आपको लग रहा है कि मैं अदर भी मॉक देना चाहता हूँ, तो संडे के दिन दूसरा भी मॉक इंक्लूड कर लेना, जैसे कि टेस्ट रैंकिंग का हो गया, अगर आपका लेवल अच्छा खासा है तो। बाकी मोर 3 बहुत है यार, ठीक है, ज़्यादा घुच पिच नहीं करना, 3 बहुत है। 3 2 एनालिसिस करो। अगर एनालिसिस नहीं कर रहे, बस मॉक देते जा रहे हो, मॉक इतने सारे इकट्ठे कर लिए, एनालिसिस है ही नहीं, तो कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं है। आपको लगेगा मैं हर एक, कई बार क्या होता है मन में रहता है कि ये भी मॉक दूंगा वो भी मॉक दूंगा, लेकिन एनालिसिस सिर्फ 1 2 का ही हो पाया, तो वो जो 2 मॉक दिए ना जिनका एनालिसिस नहीं हुआ, तो कोई मतलब नहीं है उनका, ठीक है। तो लिमिटेड दो, लेकिन 2 3 का जरूर देना। 2 3 से ही हो जाएगा कि आरबी क्या करते हैं, कई बार इजी मॉक बनाएंगे, कई बार हार्ड, तो आपको एक मतलब माइंडसेट नहीं रहेगा कि यार ओली बोर्ड में तो यही इजी इजी चलता है, तो मेरा एक माइंडसेट हो गया कि हाँ इतना तो स्कोर आना ही आना है। तो आरबी में क्या होता है, अप डाउन चलता रहता है, ओली बोर्ड में एक फिक्स चलता है पैटर्न, तो ऐसे ही पुंडिस का भी रहता है। तो हर एक देना है, ठीक है। कभी ओली बोर्ड में भी आ जाता है हार्ड वगैरह, लेकिन देना है आपको सभी। अब बात करते हैं डेली रूटीन की। एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, जो मॉक लगाओगे ना, सेक्शनल मॉक या फुल मॉक, उसमें जो बेस्ट क्वेश्चन है
जो आपसे गलत हो रहे हैं, उनको अलग से कॉपी में नोट करना या क्वेश्चन सेव करना, और सेव करने के बाद ना, अभी मैं जैसे कि हर बार बताता हूँ, 6 दिन पढ़ाई करनी है और संडे का दिन आपका खुद का होता है जिसमें आपको रिवीजन करना है। पीछे मुड़ के देखना है कि 6 दिन में क्या क्या चीज़ मैंने पढ़ी और क्या क्या चीज़ छूटी और क्या क्या रिवाइज करनी है। जैसे कि आपने मॉक लगाई 6 दिन तक, और 6 दिन में जो भी सेक्शन मॉक लगाए हैं उनमें जो क्वेश्चन सेव करें, क्या वो आपने प्रैक्टिस कर लिए, ये इकट्ठे ही होते जा रहे हैं। तो संडे के दिन बैठ के ना सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। इसलिए संडे बनाया जा मतलब दिया जाता है, जो मैं अपनी टारगेट सीरीज में देता हूँ, ठीक है। हम्म डेली रूटीन आपको कैसे मेंटेन करना है, एक डायरी मेंटेन करनी है आज से ही, और डे 1 डे 2 डे 3 अपना रिकॉर्ड चेक करना है कि भाई मैं कितना कंप्लीट कर रहा हूँ, कहाँ गलती कर रहा हूँ। आज डे 1 मैंने टारगेट रखा कि इंग्लिश में ये पढ़ूंगा, जीके में, मैथ में, रीजनिंग में, जो भी है एक मॉक दूंगा, तो इसमें कितना अचीव हो पा रहा है, 80% अचीव हुआ, ठीक है। 20% क्यों नहीं हो पाया, उसका रीज़न लिखना, फ़ोन ज़्यादा यूज़ कर लिया या इधर उधर टाइम वेस्ट कर लिया, तो लिखोगे तो आपको पता रहेगा मेरी कहाँ गलती हो रही है। पूरा दिन एनालिसिस करोगे तो परफॉर्मेंस का एनालिसिस होता है, पता चलता है कि हाँ भाई मैंने यहाँ गलती करी है, अगले दिन नहीं करूँगा। तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होती रहेगी। ऐसा नहीं कि हर दिन आपका 100% मतलब टारगेट कंप्लीट होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई भी नहीं है, ठीक है। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चलेगा, हर दिन एक सा नहीं होगा। कभी दिमाग ख़राब होगा, कभी लगेगा मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कभी स्कोर डाउन होगा, कभी ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। हर दिन चलता रहेगा अप डाउन, ठीक है। तो ये मत सोचना मशीन की तरह रोबोट हो कि 75 दिन का टारगेट सेट कर लिया और चाबी भर दी और चलता रहेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो हर एक चीज़ को फेस करना है, और बीच बीच में रिजल्ट भी आते रहेंगे, थोड़ा बहुत दुख भी होता रहेगा, और खबर भी आती रहेंगी, पेपर लीक, ये सब तो सब चलता रहेगा। अपना फोकस करना है टारगेट पे, ठीक है। स्लॉट 1 इंग्लिश, स्लॉट 2 जीके, स्लॉट 3 मैथ, स्लॉट 4 रीजनिंग। यहाँ पे मैंने जो स्लॉट लिखे हैं ना, इसका मतलब ये है आपको प्लान इस तरीके से करना है यार। कल वो कैब पढ़नी है 100, तो क्या मैं 1.5 घंटे में पढ़ लूँगा? हाँ, 1.5 घंटे में पढ़ लूँगा। तो सुबह 7 से 8:30 तक वो कैब कर लूँगा लगभग, और फिर 8:30 से एक काम करूँगा, 9 बजे तक रीडिंग करूँगा, फिर ब्रेकफास्ट करूँगा या नहाऊँगा जो भी अपने हिसाब से, फिर 10 बजे से ये करूँगा। ऐसे माइंड में सेट करना है, या कॉपी पे लिखना है कि हाँ 3 घंटे में मेरा फर्स्ट स्लॉट में दोपहर तक ये कर लूँगा, और ब्रेकफास्ट के बाद ये करूँगा, और शाम के स्लॉट में मैं मैथ कर लूँगा। या मुझे नींद आते टाइम मैथ पढ़ना अच्छा लगता है, एक काम करता हूँ मैं इसको रात को सेट करूँ, अपने हिसाब से स्लॉट सेट करने हैं, क्लियर। और रात को या शाम को जैसे भी मॉक देना है, मॉक का एनालिसिस करना है और रिवीजन करना है, और फिर अगला डे सेट करना है कि क्या क्या पढ़ना है। 6 दिन पढ़ाई करो, एक दिन रिवीजन और बैकअप डे जरूर रखना है। ये मैं सोचो कि बिल्कुल रगड़ दूंगा, 7 के 7 दिन मेहनत करूंगा, तो सोचने में और करने में बहुत डिफरेंस है, नहीं हो पाता है, ठीक है। तो 6 दिन पढ़ो, बिल्कुल रिलैक्स हो गए, सब कुछ हो जाएगा। एक अनाउंसमेंट जो कि मैं शुरू में ही बता चुका कि भाई मैं टारगेट सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि 75 दिन की होगी, जिसमें 60 दिन में आपका सब कुछ सिलेबस रिवीजन कराऊंगा, बाकी 15 दिन आपको खुद को मतलब देने हैं कि भाई मैं खुद से भी पढूं। ऐसा नहीं कि मैं 75 दिन तक आपका मतलब सब कुछ कवर कराऊं और आप मेरे अकॉर्डिंग ही चलते रहो, लेकिन खुद को भी देखना है कि मुझे क्या करना है। तो 15 दिन आपके खुद के भी रहेंगे, और जो भी आपके वीक टॉपिक्स हैं, क्योंकि सबके वीक टॉपिक्स अलग होंगे, तो अपने हिसाब से भी पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि बस एक ही फ्लो में पढ़ते रहो, तो उस हिसाब से आपको पढ़ना है। और मैं कोशिश करूँगा ये जो रिवीजन प्रैक्टिस सीरीज़ है, इसमें रिवीजन पे ही फोकस करूँगा और प्रैक्टिस फोकस करूँगा, वो भी उस हिसाब से कि जिससे आपका कम टाइम में स्कोर बढ़े। ऐसे नहीं कि मैं एक फ्लो में आपको टारगेट दे रहा हूँ, ठीक है। कोशिश करना है इसको कंप्लीट करो, 80-90% जितना भी होता है डेली आपको कंप्लीट करना है, और एफर्ट्स लगाने हैं। 75 दिन की बात है, ज़िंदगी बदल जाएगी भगवान ने चाहे तो। बाकी तो सब कुछ ये भी नहीं कह सकते, मेहनत के ऊपर है, कई बार लक भी फैक्टर करता है। मेहनत करते रहो, रिजल्ट तो ज़रूर मिलेगा, आज नहीं तो कल। टाइम लग सकता है, सबकी टाइमलाइन अलग होती है, कोई एक बार में सेलेक्ट हो जाता है, कोई 2 बार में, कई कई लोग ऐसे होते हैं 5-5 साल तक फेलियर, छोटी छोटी गलती होती रहती है, ठीक है। तो उसी में उलझते रहते हैं, या पढ़ नहीं पाते, सोचते हैं मेहनत करते हैं, राइट डायरेक्शन नहीं हो पाती, ये टाइम तो ज़्यादा दे रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ पाता। तो होता है सभी के साथ, लेकिन सिलेक्शन जरूर होएगा। तो अनाउंसमेंट ये है कि भाई 75 दिन की टारगेट सीरीज स्टार्ट होगी 25 मई से, मंडे से। तो जो भी आपके दोस्त हैं जो इसमें इनरोल करना चाहते हैं, इनरोल कर लेना, फ्री है बिल्कुल। जो पक्की विद शुभम टेलीग्राम चैनल, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मैसेज में भी मैं मेंशन कर दूंगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। या सर्च कर लेना जो पक्की विद शुभम, ये फ्री है सभी के लिए। मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और मेहनत करके इस सीजीएल के एग्ज़ाम में अपना सिलेक्शन लें। और सिलेक्शन के लिए ही पढ़ना है, मेरा तो टैग भी यही है कि भाई कट ऑफ के लिए पढ़ो मत, माइंड में ये सेट मत करो कि कट ऑफ 130 गई थी, 125 गई थी। आपको ये देखना है कि मैं किस लायक हूँ और मैं कितना एफर्ट्स मार सकता हूँ, अपनी औकात के बाहर की तैयारी करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं मेंटरशिप बैच की। ये तो मैंने फ्री बता दिया, इसके अलावा कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको सीपीओ के मेंटरशिप बैच में इनरोल करना है, तो सीपीओ की मेंटरशिप बैच है ऑलरेडी 120 डेज़ का, ये पेड है, ठीक है। पेड के लिए आपको
8860131140 8860131140 पर व्हाट्सअप करना है। आपको ये बैच में इनरोल मतलब कर सकते हो। इसके अलावा डी ट्रिपल एस भी ग्रेड 2 या ए एस के लिए तो खैर टाइम नहीं बचा, 40 दिन बचे हैं, उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कैसे 170 प्लस स्कोर करना है। हालांकि एक वीडियो में बना भी चुका, तो उसके लिए भी बना दूंगा दोबारा। तो इसमें जो भी इनरोल करना चाहता है वो व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकता है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी है तो बहुत ही हिम्मत करी है आपने, और बहुत ही डेडिकेशन के साथ आपने ये वीडियो देखी है। और बस लग जाओ यार, एक बार मेहनत कर लो, काम ख़त्म है फिर। ठीक है, बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा, अच्छे से पढ़ो। थैंक यू सो मच।